हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायो साइंस क्लासेस मेकिंग साइंस सिंपल में। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिजर्वेशन मेथड्स ऑफ प्योर कल्चर। और इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम प्योर कल्चर ऑब्टेन करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। तो इस वीडियो से पहले आप आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर ज़रूर देखिए ताकि आपको ये वीडियो बहुत ही आसानी से समझ में आए। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर क्यों ज़रूरी है इसको हम लोग समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। ठीक है, क्यों? इसलिए क्योंकि इसकी हेल्प से हम एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंजाइम्स, वाइटामिन्स, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, वहाँ पे बहुत सारे स्टैंडर्ड बैक्टीरियल कल्चर होते हैं जिसके अगेंस्ट में हम अपने कल्चर मीडिया को, किट को, रिएजेंट को या कोई नई एंटीबायोटिक हमने डिस्कवर करी है तो उसकी एफिशिएंसी को चेक करने के लिए क्या वो एंटीबायोटिक स्टैंडर्ड बैक्टीरियल कल्चर के अगेंस्ट में इफेक्टिव है या नहीं। तो इस वजह से हमें इन बैक्टीरियल कल्चर को प्रिजर्व करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जो बेसिक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल बिहाइंड द प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रोबियल कल्चर टू reduce देयर मेटाबॉलिज्म विदाउट डिस्टर्बिंग सेल इंटीग्रिटी। तो हमारा मेन पर्पज़ होता है कि हम सेल के मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस कर दें, उनकी डेथ ना होने दें, बस उनका मेटाबॉलिज्म हम स्लो कर दें। तो यहाँ पे प्रिजर्वेशन की बात इसलिए आती है क्योंकि जब भी हम लैब कंडीशंस में माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं तो वहाँ पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ कल्चर मीडिया लेते हैं। तो जैसा कि आपने ग्रोथ कर्व में देखा था कि पहले लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और फिर डेक्लाइन फेज यानी कि डेथ फेज लास्ट में आता है। तो डेथ फेज आने का मीन्स ये है कि आपका कल्चर मीडिया में जो न्यूट्रिएंट्स थे वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो गए हैं, न्यूट्रिएंट्स घट गए हैं और पॉपुलेशन बैक्टीरिया की काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से बैक्टीरियल सेल्स की डेथ होने लगती है। तो अल्टीमेटली हमें प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम बैक्टीरिया की डेथ को कैसे रोक सकते हैं, ये हमारा मेन पर्पज़ है। तो उसको रोकने के लिए हम उनका मेटाबॉलिज्म रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा करेंगे लेकिन उनका जो सेल इंटीग्रिटी है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। राइट, इसका मतलब कि उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो भी चेंज ना हो, ये सारी कोशिश हमें करनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, चॉइस ऑफ मेथड टू बी यूज्ड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पर्पज ऑफ स्टोरेज एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रिजर्वेशन। तो बहुत सारे मेथड हैं प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर के। अब ये डिपेंड करता है कि हम कौन से माइक्रोब्स को प्रिजर्व कर रहे हैं और उनको स्टोर करने का पर्पज़ क्या है और हम कितने लंबे समय तक के लिए प्रिजर्व कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल के आती हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट दो होते हैं। ठीक है, पहला है कि टू मेंटेन द वायबिलिटी ऑफ माइक्रोब्स बाय इनहिबिटिंग द डिहाइड्रेशन ऑफ द मीडियम। तो आपको ये बात समझनी होगी कि जब आपने रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड इन कल्चर मीडिया में पढ़ा था तो उसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट क्या था? वो था वाटर। राइट, और वाटर आपको मालूम है कि आपने कल्चर मीडिया में भी ऐड किया है और माइक्रोबियल सेल्स के साइटोप्लाज्म में भी वाटर प्रेजेंट है। तो किसी तरीके से हमें ऐसे मेथड्स अप्लाई करने हैं कि वाटर वहाँ से रिमूव ना हो। ठीक है, डिहाइड्रेट करना से हमें रोकना है। जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा तो वहाँ पे डिहाइड्रेशन होती है कल्चर मीडिया में, और माइक्रोबियल सेल्स में भी डिहाइड्रेशन होती है। तो हमें इनहिबिट करना है, डिहाइड्रेट नहीं होने देना है कल्चर मीडिया को। वायबिलिटी मतलब होता है कि हमें माइक्रोब्स को जिंदा रखने हैं। राइट, और ऐसे फेज में कि वो डिवाइड करते रहें, लेकिन मेटाबॉलिज्म उनका स्लो कर देंगे तो डिवीज़न आसानी से होती रहेगी और लंबे समय तक डिवीज़न उसमें होता रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, कीप द प्योर कल्चर फ्री फ्रॉम एनी कंटामिनेशन। तो कोई भी कल्चर तभी तक प्योर है जब तक उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं आता है। तो कंटामिनेशन फ्री हमें इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। तो ये प्रोसीजर भी, प्रिजर्वेशन वाला प्रोसीजर भी हमें लेमिनार एयर फ्लो के अंदर करना होता है। आफ्टर दैट जब हमें स्टोर करना होगा तो स्टोरेज के टाइम में लेमिनार एयर फ्लो की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम उसको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स अभी हम देखेंगे कहाँ पे हम उसको स्टोर करते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको जो प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर क्यों पढ़ना है, क्यों ज़रूरी है, ये आपने समझा है। अब हम देखेंगे बेसिकली
4 मेथड्स होते हैं माइक्रोबियल कल्चर को प्रिजर्व करने के। पहला होता है सब कल्चरिंग, ठीक है। इसमें 3 से 4 दिन तक माइक्रोब्स प्रिजर्व रह सकते हैं, मतलब इनकी जो सेल्फ लाइफ है माइक्रोब्स की, इसके बाद में इनकी डेथ होने लगेगी और आपको सब कल्चरिंग फिर से रिपीट करना पड़ेगा। समझेंगे हम लोग आगे। सेकेंड है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन में टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में आप अपने माइक्रोबियल कल्चर को स्टोर करेंगे और सेल्फ लाइफ 2 से 3 हफ्तों तक इसमें माइक्रोब्स प्रिजर्व रहते हैं। इसमें 2 हैं, स्लैंट और स्टैब। इन सब के बारे में भी आपको वीडियो में जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट है आपका पैराफिन मेथड। पैराफिन मेथड देखेंगे कि किस तरीके से हम माइक्रोबियल कल्चर को प्रिजर्व करते हैं बाय द यूज़ ऑफ दिस मेथड। नेक्स्ट है आपका फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग आपका 1 ईयर टू डेकेड्स, मतलब 1 साल से लगा करके 10 साल 20 साल तक हम माइक्रोब्स को प्रिजर्व कर सकते हैं इन मेथड्स की हेल्प से, जैसे लाइफलाइजेशन हो गया, ग्लिसरॉल स्टॉक हो गया, ठीक है, -20 -80 पे। ये कैसे करते हैं ये सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, राइट। नेक्स्ट है आपका क्रायो प्रिजर्वेशन। तो ये 3 मेथड्स हैं फ्रीजिंग के लिए, तो हम इन्हीं टॉपिक्स को डील करने वाले हैं इस वीडियोज़ में। तो आगे बढ़ते हैं हम। पहले हम देखेंगे सब कल्चरिंग। तो सब कल्चरिंग बेसिकली होता ये है कि ओल्ड कल्चर मीडिया प्लेट से आप न्यू कल्चर मीडिया, एक फ्रेश कल्चर मीडिया पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको मालूम है कि इसकी सेल्फ लाइफ कितनी है, 3 से 4 दिन तक, ठीक है। तो इसमें आप देखिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इनोकुलेशन लूप को रेड हॉट कर लेंगे, स्टरलाइज कर लेंगे, और बेसिकली ये पूरी जो स्टेप्स होंगे ये लेमिनार एयर फ्लो चैम्बर में ही परफॉर्म किए जा रहे हैं, राइट। तो आप सबसे पहले लूप को हीट करेंगे, रेड हॉट कर देंगे, फिर इसको कूल होने देंगे। सेकंड स्टेप में आप अपने ओल्ड प्लेट से आप क्या करेंगे, कॉलोनी को पिक कर लेंगे, स्पेसिफिक कॉलोनी को, ठीक है। और उसको पिक करने के बाद में आप फ्रेश कल्चर मीडिया प्लेट पर, जो आपने फ्रेश मीडिया प्रिपेयर किया है, उस पर आप स्ट्रिक कर देंगे, ठीक है। कुछ इस फैशन में स्ट्रिक करेंगे, इनक्यूबेट करेंगे प्लेट को, तो आपको कुछ इस पैटर्न में ग्रोथ ऑब्जर्व हो जाएगी 24 आवर्स टू 48 आवर्स के बीच में, ठीक है। तो ये हो गया सब कल्चरिंग। अब इस फ्रेश प्लेट पे जो ग्रोथ आई है ये 3 से 4 दिन तक इसकी लाइफ रहेगी। आपको फिर से सब कल्चरिंग करना पड़ेगा। तो बार बार सब कल्चरिंग करने का मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में कल्चर मीडिया को वेस्ट करना हो जाएगा। तो कल्चर मीडिया को वेस्ट नहीं करना है, कल्चर मीडिया को प्रिजर्व करना होता है हमें, ठीक है, क्योंकि कॉस्टली होता है, तो इसको कम से कम अमाउंट में हमें यूज़ करना चाहिए, राइट। तो ये तो हो गया सॉलिड प्लेट। इसके अलावा हम इसी कल्चर को हम लिक्विड मीडिया में भी प्रिजर्व कर सकते हैं या सब कल्चर कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, आप फ्रेश ब्रॉथ बनाएंगे कल्चर मीडिया का, और आप यहाँ से कॉलोनी को पिक करेंगे और आप इस कॉलोनी को इस कल्चर मीडिया में ब्रॉथ में डिज़ोल्व कर देंगे, इंक्यूबेट कर देंगे। तो आपको कॉलोनीज या कह सकते हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ आपको इसमें ऑब्जर्व होने लगेगी आपके ब्रॉथ कल्चर में, ठीक है। तो ये सब कल्चरिंग है। सब कल्चरिंग मतलब यहाँ देख सकते हैं, दैट इज़ द पीरियोडिक ट्रांसफर ऑफ माइक्रोबियल सेल्स, ठीक है, फ्रॉम प्रीवियस कल्चर मीडिया ऑन फ्रेश ग्रोथ मीडिया, ठीक है। तो प्रीवियस कल्चर मीडिया से जब हम फ्रेश कल्चर मीडिया पे माइक्रोबियल सेल्स को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, तो वो सब कल्चरिंग कहलाएगी। ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो ये पुराना प्लेट है इसमें आपके पास में लिमिटेड कल्चर मीडिया है। कल्चर मीडिया में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी लिमिटेड हैं, ठीक है। और समय आने पे 3 से 4 दिन में इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रेड्यूस हो जाएंगे, तो ये ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करेगा, इसीलिए ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये आपका सब कल्चरिंग हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे आप इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे आपको नोट्स के फॉर्म में भी चीज़ें अवेलेबल कराई गई हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने सब कल्चरिंग देख लिया है, अब हम बात करेंगे रेफ्रिजरेशन का। तो आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि कितने फॉर्म में हम कल्चर मीडिया को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक तो अगर आप पेट्री प्लेट में कल्चर मीडिया को प्रिपेयर कर सकते हैं, दूसरा आप टेस्ट ट्यूब्स में कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करके स्टरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 2 ml 5 ml तक हम इसमें कल्चर मीडिया ले लेते हैं, ठीक है। अगर हमने इस पैटर्न में कल्चर मीडिया को सॉलिडिफाई कर दिया तो हम बोलते हैं कि ये स्टैब कल्चर है, दिस इज स्टैब कल्चर। और अगर ड्यूरिंग दिस सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस जब कल्चर मीडिया सॉलिडिफाई हो रहा है
उस प्रोसेस में अगर हम इसको 45 डिग्री पे इंक्लाइन कर दें इस टेस्ट ट्यूब को, तो जो सॉलिडिफिकेशन होगा कुछ इस टाइप का होगा, जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, स्लैंट बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये आपका स्लैंट कल्चर है, राइट। तो जो स्लैंट कल्चर होता है, स्लैंट कल्चर में सरफेस ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे स्ट्रीकिंग करने के लिए स्पेस मिल जाता है, बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए यहाँ पे आपके पास में स्पेस मौजूद है। तो आप स्ट्रीकिंग करेंगे तो बाय द हेल्प ऑफ इनोकुलेशन लूप करेंगे। दूसरा, स्टैब कल्चर में आपके पास में इनोकुलेशन निडल होगी। इनोकुलेशन निडल की हेल्प से आप कल्चर को स्टैब कर देंगे। ठीक है, और आप इसमें इस पैटर्न में, जैसे एरो दिखा रहा है, इस पैटर्न में आप इस निडल को स्टैब कर देंगे कल्चर मीडिया के भीतर, राइट। और ये अप्रॉक्सीमेटली 2/3 डेप्थ, 2/3 डेप्थ हम अप्रॉक्सीमेटली इंसर्ट कर देते हैं इनोकुलेशन नीडल को। तो ये आपका हो जाता है स्टैब कल्चर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैब कल्चर स्लैंट कल्चर में क्या डिफरेंस है। अब हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज रेफ्रिजरेशन प्रोसेस पे। तो जो भी प्योर कल्चर होते हैं, अगर हम प्योर कल्चर्स को रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर दें 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो होता क्या है कि आपका अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 हफ्तों तक बैक्टीरिया और 3 से 4 मंथ के लिए फंगस प्रिजर्व हो जाते हैं, राइट। और होता क्या है कि लो टेम्परेचर पे मेटाबॉलिज्म बैक्टीरिया अपना स्लो डाउन कर लेते हैं, लेकिन 2 से 3 हफ्ते के बाद में बैक्टीरिया के लिए और 3 से 4 महीने के बाद में फंगस के लिए आपको सब कल्चरिंग करनी पड़ेगी और फिर से आपको रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे दो टेक्निक आती हैं, स्टैब कल्चर और स्लैंट कल्चर, फिगर में देख रहे हैं। ये आपका स्लैंट कल्चर है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपका स्टैब कल्चर है। ठीक है, और ये कल्चर मीडिया सॉलिडिफाइड हैं। आई होप कि आप चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, पहले स्टैब कल्चर समझते हैं, राइट। तो स्टैब कल्चर में सबसे पहले ये प्रोसेस भी लेमिनार एयर चैम्बर में ही होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनोकुलेशन नीडल को रेड हॉट कर लेंगे, हीट कर लेंगे, उसको कूल होने देंगे। कूल होने के बाद में हमें जिस कल्चर को प्रिजर्व करना है, उस कल्चर को हम बैक्टीरियल प्लेट से, इस कल्चर को सपोज हमने पिक कर लिया इनोकुलेशन नीडल से, हमने कल्चर को पिक कर लिया नीडल से। आफ्टर दैट थर्ड स्टेप में हम स्टैब कर देंगे, कुछ इस पैटर्न में स्टैब कर देंगे, और हम कोशिश करेंगे कि टेस्ट ट्यूब के बॉर्डर्स में हमारा कल्चर टच ना हो, स्ट्रेट एकदम हम इसमें 2/3 डेप्थ में हम अपने कल्चर को स्टैब कर दें। स्टैब करने के बाद में हम इसको स्क्रू कैप लगा देंगे। ठीक है, टेस्ट ट्यूब पे स्क्रू कैप को हम लगा देंगे या कॉर्क लगा देंगे, बट यहाँ पे क्या करना है, कॉर्क को लूज रखेंगे और इसको इंक्यूबेट कर देंगे। इंक्यूबेट करने के बाद में इसमें ग्रोथ ऑब्जर्व करेंगे, और जब ग्रोथ ऑब्जर्व हो जाएगी तो हम इस कैप को सील कर देंगे, और सील करने के बाद में 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में स्टोर कर देंगे। तो इसमें होता क्या है कि इट इज़ लेस प्रोन टू कंटामिनेशन के चांसेस इसमें बहुत कम होते हैं, और ड्राइंग के भी चांसेस कम होते हैं, बट इनकी वायबिलिटी जल्दी ख़त्म होती है देन द फ्रीजिंग स्टॉक। फ्रीजिंग स्टॉक में हमेशा नेगेटिव में टेम्परेचर रहेगा, -डिग्री सेल्सियस में हम स्टोर करते हैं बैक्टीरियल को वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रेफ्रिजरेशन में माइनस में नहीं, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में हम स्टोर करना होता है। तो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि यहाँ पे थोड़ा चांसेस हैं कि वायबिलिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कि इसके बाद में आप 2 to 3 वीक्स के बाद आपको सब कल्चरिंग करनी होती है। सब कल्चरिंग आपको मालूम है कैसे करनी है, राइट। तो ये आपका स्टेप कल्चर हो गया। आगे हम देखेंगे स्लैंट कल्चर। अब स्लैंट कल्चर में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बस इनोकुलेशन लूप आप यूज़ करेंगे। इनोकुलेशन लूप को आप रेड हॉट करेंगे, इनोकुलेशन लूप स्टरलाइज हो गया, इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद में आप अपने प्योर कल्चर प्लेट से बैक्टीरिया को पिक करेंगे लूप से, और उस कॉलोनी को आप यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब में, इस स्लैंट में आप स्ट्रीक कर देंगे। स्ट्रीक करने के बाद में आप इस पे कैप लगा देंगे, कैप को लूज रखेंगे ताकि इसमें ग्रोथ आ सके। अगर हम कैप को टाइट कर देंगे तो एनएरोबिक कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो कैप को लूज रखेंगे, और लूज करने के बाद में हम इसको इंक्यूबेट कर देंगे रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, 24 to 48 आवर्स के लिए।
ऑब्जर्व करेंगे ग्रोथ को, अगर ग्रोथ आ गई है बस हम कैप को सील कर देंगे, उसको टाइटली बंद कर देंगे और 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर देंगे। यहाँ पे एडवांटेज क्या है स्टैब कल्चर के कंपैरिजन में कि हमें यहाँ पे मोर सरफेस मिलता है, मोर सरफेस इज प्रोवाइडेड फॉर बैक्टीरिया टू ग्रो, क्योंकि यहाँ पे आप स्ट्रीक कर पा रहे हो, राइट। नेक्स्ट है कि आप इसमें 2 to 3 वीक्स के बाद में आपको सब कल्चरिंग करनी पड़ेगी ताकि आप अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सको, कल्चर की डेथ ना हो, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमने यहाँ पे रेफ्रिजरेशन ख़त्म कर लिया है, नेक्स्ट हम देखेंगे पैराफिन मेथड, ठीक है। तो हम देखते हैं जो पैराफिन मेथड होता है, ये पैराफिन मेथड में थोड़ा सा स्टैब कल्चर और स्लैंट कल्चर में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं प्रोसेस में, राइट। तो हम देखते हैं कि पैराफिन मेथड में हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले स्टैब कल्चर, तो स्टैब कल्चर में क्या लेना है, नीडल लेना है, राइट। इनोकुलेशन नीडल लेंगे, उसको रेड हॉट करेंगे, उसके बाद में ठंडा होने देंगे। नेक्स्ट बैक्टीरियल कॉलोनी पिक करेंगे कल्चर प्लेट से, राइट। स्टैब बना लेंगे, ठीक है। स्टैब कल्चर हमने यहाँ पे बना लिया, राइट। इसको इंसर्ट कर देंगे कल्चर मीडिया में, तो हमारा स्टैब कल्चर प्रिपेयर हो जाएगा। कैप को लूज रखना है, इंक्यूबेट कर देंगे, तो इस पैटर्न में आपको ग्रोथ आएगी। और जब आपने ग्रोथ ऑब्जर्व कर ली है तो आपको कैप को सील कर देना है बाय द हेल्प ऑफ पैराफिन वैक्स, राइट। तो स्टैब कल्चर में क्या करते हैं हम, पैराफिन वैक्स की मदद से इस कैप को सील कर देते हैं, ठीक है। यूज़ करते हैं हम कैप को जो कि पैराफिन वैक्स में डिप्ड होती है, और उस कैप को हम टाइट कर देते हैं और फिर इसको हम रूम टेम्परेचर पे ही अपराइट फैशन में स्टोर कर देते हैं, राइट। तो होता क्या है, पैराफिन का यूज़ क्या है ये देखते हैं। द लेयर ऑफ पैराफिन एंश्योर्स एन एरोबिक कंडीशंस एंड प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ द मीडियम। तो पैराफिन कल्चर जो होता है वो कल्चर मीडिया को डिहाइड्रेट नहीं होने देता है, नंबर 1। और वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है बैक्टीरियल कल्चर को जिंदा रखने के लिए, राइट। द कल्चर इज प्रिजर्व फॉर 1 to 2 ईयर्स। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स में ये मैंशनड है कि पैराफिन मेथड से 1 से 2 साल तक हम कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं, और इसके बाद में हमें सब कल्चरिंग करनी पड़ेगी। तो ये था आपका स्टैब कल्चर पैराफिन मेथड। नेक्स्ट हम देखेंगे स्लैंट कल्चर का पैराफिन मेथड। तो यहाँ पे स्लैंट कल्चर है, तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं, हम इनोकुलेशन लूप यूज़ करेंगे, रेड हॉट करेंगे, ठंडा होने देंगे, अपने बैक्टीरियल प्लेट से कॉलोनी को पिक करेंगे। कॉलोनी को पिक करने के बाद में अपने स्लैंट पे इसको स्ट्रीक करेंगे। स्ट्रीक करने के बाद में हम कैप को लगा देंगे, थोड़ा लूज रखेंगे ताकि इसमें ग्रोथ आ सके। और ग्रोथ जब आएगी इसमें 24 to 48 आवर्स के बाद में, तो हम ग्रोथ को ऑब्जर्व करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें पैराफिन को इसके ऊपर पोर कर देंगे, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ पैराफिन ऑयल लेंगे और अपने स्लैंट के ऊपर हम इसको पोर कर देंगे, तो एक लेयर बन जाएगी उस ग्रोथ के ऊपर, एक पैराफिन की लेयर बन जाएगी। आफ्टर दैट हम कैप को सील कर देंगे और रूम टेम्परेचर पे इसको अपराइट पोजीशन में स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका स्लैंट कल्चर। द लेयर ऑफ पैराफिन इंश्योर्स एनारोबिक कंडीशंस एंड प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन होती है, 1 से 2 साल तक आपका कल्चर प्रिजर्व रहता है और पैराफिन आपका वाटर को डिहाइड्रेट नहीं होने देता है, ठीक है। कल्चर मीडिया की डिहाइड्रेशन को स्टॉप करता है, रोकता है। तो ये पैराफिन मेथड आपका फिनिश हुआ। स्लैंट कल्चर स्टैब कल्चर्स में थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया है, लास्ट स्टेप में पैराफिन को ऐड किया गया है। स्टैब कल्चर में हमने कैप को डिप किया था और उसको सील कर दिया था, और स्लैंट कल्चर में हमने डायरेक्टली जहाँ पे ग्रोथ आई थी उस स्लैंट वाले हिस्से पे हमने यहाँ पे पैराफिन ऑयल को पोर कर दिया था थोड़ा सा, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे फ्रीजिंग, ठीक है। तो फ्रीजिंग में हम देखते हैं फ्रीजिंग इज़ अ गुड वे टू स्टोर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को स्टोर करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है, राइट। कोल्डर द स्टोरेज लॉन्गर माइक्रोबियल कल्चर रिमेन वाइबल। तो जो स्टोरेज टेम्परेचर जितना ज़्यादा कोल्ड होगा, ठीक है, उतने ही लंबे समय तक माइक्रोबियल कल्चर वायबल रहते हैं, मतलब अंडर डिवीजन स्टेज में रहेंगे, डेथ स्टेज में नहीं जाएंगे, राइट। मेजर प्रॉब्लम इज फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स। तो दिक्कत ये होती है कि जब आप टेम्परेचर को माइनस में लेके जाते हैं तो आपके कल्चर मीडियम में, इवन बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, साइटोप्लाज्म में आइस क्रिस्टल्स बनने के चांसेस होते हैं,
राइट, क्योंकि वाटर प्रेजेंट है बैक्टीरियल सेल्स के साइटोप्लाज्म में भी, इवन कल्चर मीडिया में भी वाटर कंटेंट अवेलेबल है, तो आइस क्रिस्टल्स बनेंगे। तो पर्पस ये होता है कि आपको ये आइस क्रिस्टल्स बनना रोकना है। आइस क्रिस्टल्स हार्मफुल हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया के सेल वॉल को भी रप्चर कर सकते हैं। इसको ओवरकम करने के लिए हम ग्लिसरॉल का यूज़ करते हैं एंड इट इज़ अ क्रायो प्रोटेक्टेंट। किस तरह यूज़ करते हैं? एज अ क्रायो प्रोटेक्टेंट की तरह। ग्लिसरॉल इज यूज्ड एज अ स्टेबलाइजिंग एजेंट टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स इन कल्चर मीडियम ड्यूरिंग फ्रीजिंग स्टोरेज। तो ग्लिसरॉल इज अ स्टेबलाइजिंग एजेंट और ये आइस क्रिस्टल्स को फॉर्म होने में प्रिवेंट करता है, रोकता है, आइस क्रिस्टल को फॉर्म नहीं होने देगा। तो आगे हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम ग्लिसरॉल ट्रीटमेंट। हम ग्लिसरॉल को कैसे यूज़ करते हैं कल्चर्स को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास में प्योर ग्लिसरॉल होगा 100%। तो आपको मालूम है कि जो प्योर ग्लिसरॉल होता है वो विस्कस होता है। ठीक है, तो हमें इतनी ज़्यादा विस्कोसिटी नहीं चाहिए, हम इसको डाइल्यूट करते हैं अप टू 50%। ठीक है, 50% कैसे डाइल्यूट करेंगे, हम इसमें डी आयोनाइज्ड वाटर को ऐड करेंगे। ठीक है, डी आयोनाइज्ड वाटर में हम डाइल्यूट कर लेंगे 100% ग्लिसरॉल को। राइट, तो हमारे पास में 50% ग्लिसरॉल सॉल्यूशन बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनोकुलेशन लूप को रेड हॉट करेंगे। इनोकुलेशन लूप की हेल्प से हम कॉलोनी को पिक करेंगे। कॉलोनी को पिक करने के बाद में हम यहाँ पे लिक्विड ब्रॉथ बनाते हैं। ठीक है, लिक्विड ब्रॉथ बनाएंगे कल्चर मीडिया का, इसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद में हम इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेट करने के बाद में ग्रोथ आ जाएगी, ओवरनाइट स्टोर्ड कल्चर हमें मिल जाएगा। अब हमें करना क्या होता है कि पिपेट की हेल्प से 500 माइक्रोलीटर ओवरनाइट स्टोर्ड कल्चर को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं एक क्रायोजेनिक वायल में। ये जो आप देख रहे हैं ये एक क्रायोजेनिक वायल है, 2 ml 5 ml में आती हैं। इस क्रायोजेनिक वायल में आप 500 माइक्रोलीटर कल्चर को ट्रांसफ़र करेंगे। इसी के साथ में आप 500 माइक्रोलीटर ये जो 50% ग्लिसरॉल सॉल्यूशन आपने बनाया था इसको आप इसमें ऐड करेंगे। और जब ये मिक्सचर आप दोनों इन दोनों को बैक्टीरियल कल्चर को 500 माइक्रोलीटर और 500 माइक्रोलीटर ग्लिसरॉल को जब आप इसमें ऐड कर देंगे इस 2 ml वायल में, फिर आप इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, शेक करेंगे ताकि इसमें ग्लिसरॉल और बैक्टीरियल कल्चर अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद में आप क्या करेंगे, इसको आप टाइटली क्लोज कर देंगे इस वायल को। और आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप इसको -20 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर कर सकते हैं, तो इसकी वायबिलिटी आपकी 2 से 3 साल तक होती है। इसके बाद में आपको इन कल्चर्स को फिर से सब कल्चरिंग करना पड़ेगा। राइट, और या फिर आप इसको -80 डिग्री सेल्सियस पे भी स्टोर कर सकते हैं, वहाँ पे इसकी वायबिलिटी 15 to 20 ईयर्स होती है। राइट, तो ये आपका ग्लिसरॉल ट्रीटमेंट था। ग्लिसरॉल की हेल्प से हम किस तरीके से कल्चर को प्रिजर्व करते हैं। ग्लिसरॉल का क्या काम है यहाँ पे, ये स्टेबलाइजिंग एजेंट है और ये आइस क्रिस्टल को फॉर्म होने से रोकता है। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज लायोफिलाइजेशन। लायोफिलाइजेशन क्या होता है, इट इज़ अ फ्रीज ड्राइंग। ठीक है, फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस है और ये सब्लिमेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। सब्लिमेशन क्या होता है, इट इज़ अ कंडीशन व्हेन सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू वेपर स्टेट। तो जो हमारा फंडामेंटल है कि सॉलिड से लिक्विड होगा और लिक्विड से गैस बनेगी, तो यहाँ पे सब्लिमेशन में उल्टा होता है, सॉलिड को हम डायरेक्टली वेपर स्टेट में प्रिजर्व कर लेते हैं। राइट, और लायोफिलाइजेशन में एक सबसे बड़ा फंडा ये होता है कि आपको पूरी तरीके से डिहाइड्रेट कर देना होता है किसी भी सैंपल को। जो भी आपका सैंपल होगा, स्पेसिमेन होगा, बैक्टीरियल कल्चर होगा, आपको उसे पूरी तरीके से डिहाइड्रेट कर देना है। इवन हम आज की डेट में फूड आइटम्स को भी लायोफिलाइज करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, माइक्रोबियल सेल्स आर फ्रीज इन अ मीडियम दैट कंटेन लायो प्रोटेक्टेंट दैट इज सुक्रोज। तो माइक्रोबियल सेल्स को हम पहले क्या करेंगे, एक ऐसे मीडियम में फ्रीज करते हैं जिसमें हमने सुक्रोज ऐड किया हुआ है। ठीक है, कभी कभी स्किम्ड मिल्क का भी यूज़ करते हैं। तो ये लायो प्रोटेक्टेंट है, मतलब ये ड्राइंग एजेंट। जो लायो प्रोटेक्टेंट होते हैं ये ड्राइंग एजेंट टाइप के होते हैं। देन पुलिंग द वाटर आउट यूजिंग वैक्यूम, और उसके बाद में वैक्यूम की हेल्प से हम वाटर को पुल आउट कर लेंगे उसमें से, और फिर हम उस सेल्स को माइनस टेम्परेचर्स पे प्रिजर्व कर सकते हैं। राइट,
वैसे ये बहुत ज़्यादा फैशन में नहीं है माइक्रोबियल कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि थोड़ा लेबोरियस प्रोसेस है, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और काफ़ी ज़्यादा महंगी टेक्निक है। ठीक है, क्वाइट एक्सपेंसिव है। चीप टेक्निक्स में आपका ग्लिसरॉल ट्रीटमेंट आ जाता है और आपका पैराफिन मेथड आ जाता है। तो मैक्सिमम माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरीज में यही दो प्रेफर किए जाते हैं, इनको थोड़ा कम प्रेफर किया जाता है। और लाइफलाइजेशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब स्टरलाइजेशन वाले सेक्शन में हम जाएंगे। राइट, अब हम आगे देखते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? क्रायो प्रिजर्वेशन इज फ्रीजिंग इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस और इन गैस फेज अबव द लिक्विड नाइट्रोजन एट -150 डिग्री सेल्सियस हेल्प्स द सर्वाइवल ऑफ प्योर कल्चर फॉर लॉन्ग स्टोरेज टाइम्स। राइट, तो इसमें होता क्या है कि क्रायो प्रिजर्वेशन में हम लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं और लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करके हम -196 डिग्री सेल्सियस पे कल्चर को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इन दिस मेथड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ कल्चर आर रैपिडली फ्रोजन इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस in the presence of stabilizing agents such as glycerol or DMSO that prevents cell damage due to formation of ice crystals and promotes cell survival। तो आपने जो ग्लिसरॉल ट्रीटमेंट किया था, ग्लिसरॉल ट्रीटमेंट के बाद में इसमें हम क्या करेंगे, हम लिक्विड नाइट्रोजन में हम इस कल्चर को रैपिडली फ्रोज कर देते हैं। दैट इज क्रायो प्रिजर्वेशन। अगर हम यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन का यूज ना करें तो ग्लिसरॉल ट्रीटमेंट तक बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। यू कैन यूज ग्लिसरॉल, यू कैन ऑल्सो यूज DMSO, बट ग्लिसरॉल इज लिटिल चीपर, तो इस वजह से ग्लिसरॉल ज़्यादा फैशन में है और इसीलिए ग्लिसरॉल आपने पढ़ा है। राइट, अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रिजर्वेशन टाइप्स दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म स्टोरेज और लॉन्ग टर्म स्टोरेज। ये आप सब पढ़ चुके हैं। शॉर्ट टर्म स्टोरेज मतलब इट प्रिजर्व कल्चर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े समय के लिए प्रिजर्व करेगा। सब कल्चरिंग आपने देखा कि ये 3 से 4 दिन तक। रेफ्रिजरेशन आपका 2 से 3 हफ्ते बैक्टीरिया के लिए, 3 से 4 हफ्ते फंगस के लिए। राइट, और स्टैप कल्चर, स्लैंड कल्चर ये आपने रेफ्रिजरेशन में पढ़ा था। इसके बाद में आपने इन्हें सब कल्चरिंग करनी होती है। और लॉन्ग टर्म स्टोरेज में आप देख रहे हैं, इसमें लॉन्गर पीरियड के लिए 1 से 2 साल और कई सालों तक प्रिजर्वेशन के लिए होता है। ग्लिसरॉल ट्रीटमेंट आप -20 पे करेंगे तो 2 से 3 साल का प्रिजर्वेशन मिल सकता है। -80 पे आपको 15 साल, 20 साल, 25 साल तक भी कल्चर प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा लाइफलाइजेशन है, फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस होगा, यहाँ पे सब्लिमेशन का प्रिंसिपल होता है। राइट, क्रायो प्रिजर्वेशन में आप लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं और पैराफिन मेथड में आप स्टैब कल्चर और स्लैंड कल्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। आप कल्चर्स में पैराफिन ऑयल ऐड कर देते हैं और कल्चर को रूम टेम्परेचर पे प्रिजर्व कर सकते हैं लंबे समय तक, 1 से 2 साल तक। तो आई होप आपको प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, मैं आपके डाउट क्लियर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।